नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज लेकर फिर उपस्थित है अपने स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों। पेपर में ये साधारण से प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन आपके गलत हो जाते हैं, तो कैसे गलत नहीं होंगे उस पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो बिना देर किए हुए आप सभी रेडी हैं पहले से ही? हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न किससे संबंधित है। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, सभा और समिति का उल्लेख किस वैदिक काल में मिलता है? उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, मौर्य काल में या फिर गुप्त काल में? देखो बेटा, प्रश्न की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वैदिक काल का जिक्र कर दिया है, तो यहाँ पे मौर्य काल और गुप्त काल तो अपने आप ही कट जाएगा। बचते हैं उत्तर वैदिक काल एवं ऋग्वैदिक काल। तो बेटा इसमें सही आंसर आपका ऋग्वैदिक काल हो जाएगा, क्योंकि जो सभा और समितियां हैं ये ऐसी जो जनसभाएं थी ये आपके ऋग्वैदिक काल में, जैसे जैसे ये उत्तर वैदिक काल आता है ये समितियों का अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता रहता है। अगर लोकतांत्रिक तत्वों के संकेत की बात करते हैं तो सबसे पहले यही समितियां आपकी चर्चा में आती हैं। जहां पे भी लोकतांत्रिकरण की आप बात करेंगे वहां पे सभा और समिति का उल्लेख आना एक निश्चित बात हो जाती है। क्लियर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वैदिक काल। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, एल्पस पर्वत किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? ठीक, अवशिष्ट पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, मोड़दार पर्वत का या फिर ब्लॉक पर्वत का? तो एल्पस पर्वत की अगर बात करते हैं तो बेटा ये मोड़दार पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये कैसे निर्मित हुए? तो ये प्लेट विवर्तन की जो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है उसके कारण बने हुए। हिमालय भी इसी तरह से बना है। एक तरह से देखें तो जब जो आपकी प्लेटें हैं ये आपस में टकराती हैं और ये धीरे धीरे क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए चले जाते हैं। वहीं पे आपकी ये मुड़दार पर्वत हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक प्लेट मुड़कर ऊपर उठ जाती है। क्लियर? तो आपको इसे याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से प्रेरित है? सबसे साधारण सा क्वेश्चन है, अमेरिका से, आयरलैंड से, फ्रांस से या फिर कनाडा से? तो नीति निदेशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और ये किससे संबंधित है? तो ये भाग 4 से संबंधित है। तो सभी को पता है। आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 36 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चले जाते हैं? आर्टिकल संख्या 51 तक का चले जाते हैं। क्लियर? ये लिए कहाँ से गए हैं? तो बेटा ये आयरलैंड से लिए गए हैं और ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स आपके न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, लेकिन ये मूल अधिकार मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपका न्यायालय द्वारा नहीं लागू कराए जा सकते। क्लियर? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर बढ़ाना, गरीबी बढ़ाना, सभी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना या फिर निजीकरण? ठीक, देखिए यहाँ पे बात बेटा किसकी कर रहा कह रहा है, सभी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना ये वित्तीय समावेशन का टारगेट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें है क्या, तो इसमें उद्देश्य ही है कि गरीब हो चाहे अमीर हो, उनको बैंकिंग एवं बीमा और ऋण सेवाएं जो है उनसे अगर जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। जैसे जन धन खाता आपने देखा होगा पीएम मोदी जी का, तो वो कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन का जो है सबसे बड़ा बढ़िया उदाहरण आप इसमें रख सकते हैं। क्लियर? हम चलते अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? पाचन है, प्रतिरक्षा है, ऑक्सीजन का परिवहन है, हार्मोन स्राव है? पूछ किसके बारे में रहा? हीमोग्लोबिन के बारे में पूछ रहा। तो ये इसका एक काम होता है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। ठीक, और ये क्या है, ये लाल रक्त कणों में पाया जाता है और ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसी में आपका लौह तत्व पाए जाते हैं और अगर इसी में कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो कहेंगे एनीमिया हो गया। ठीक बेटा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष किस शासक के समय में हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक कुमार गुप्त या फिर हर्षवर्धन? तो बेटा यहाँ पे याद रखना है, आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसका उत्कर्ष अगर मतलब बात करें, स्थापना कब होती है? तो स्थापना तो इसका गुप्त काल में कुमार गुप्त करते हैं। ठीक, कौन करता है? तो कुमार गुप्त करते हैं इसकी स्थापना। ये देखिए आप लिखा हुआ है। ठीक, इन्होंने स्थापना की, लेकिन उत्कर्ष कब होता है? तो ये आपके हर्षवर्धन के काल में इसका उत्कर्ष माना जाता है। क्लियर? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना किस सूची का विषय है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जनगणना आप सभी लोग जानते हैं कि 10 साल के अंतराल पे होता है। अब ये किस सूची का विषय है वो आपको बताना है। तो बेटा यहाँ पे ये राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, अवशिष्ट सूची, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघ सूची।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है हर 11 वर्ष पे होती है, लेकिन 2021 में जनगणना होनी थी, वो किसी कारणवश नहीं हो सकती। उसका सबसे बड़ा कारण था आपका कोरोना का आ जाना। जो जनगणना अभी स्टार्ट होगी और ये 2027 तक के परिणाम इसके आएंगे। क्लियर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है मानसून विस्फोट का अर्थ क्या है? मानसून का अंत, मानसून का विलंब, मानसून का अचानक तेज वर्षा या फिर मानसून की वापसी। ठीक, क्या कह रहा है? विस्फोट की बात कर रहा है। मानसून विस्फोट क्या है? तो बेटा ये मानसून की अचानक तेज वर्षा है। जब बहुत ज्यादा जो है विकट स्थिति उत्पन्न हो जाए और वो बारिश की, तो उसमें कहा जाता है मानसून विस्फोट हो गया। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयला है या फिर जैव गैस है? इन सभी में से आपका जीवाश्म ईंधन कौन सा है? क्या पवन ऊर्जा है? बेटा ये रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाता है। पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, जैव ऊर्जा हो गई, ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाता है। वहीं पे अगर बात करते हैं कोयला की, तो कोयला आपका हो जाता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का अर्थ क्या होता है? जो अनवरणीय है। ठीक, इनका मतलब रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है। ये आपने खोद के कोयला एक बार समाप्त कर दिया तो दोबारा बनने में इसको करोड़ों साल लग जाएंगे। और ये क्या है? ये अवशेषों से बनते हैं, इसीलिए इसे जीवाश्म कहा जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई थी, 1935 में हुई थी, 1947 में हुई थी, 1950 में हुई थी? तो यहाँ पे बेटा याद आपको रखना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। और ये बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अंतर्गत हुई। इसे हिल्टनियन कमीशन भी आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये आपको इतनी चीजें याद रखनी 1935 में। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक की परिभाषा भारत में किस आधार पे होती? जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, धर्म भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा व धर्म के आधार पर? तो यहाँ पे बेटा आपको याद क्या रखना है? यहाँ पे वैसे अल्पसंख्यक की जो परिभाषा होती है ये किसके आधार पे होती है? तो ये धर्म एवं उनकी भाषा के आधार पे होती है कि उनकी भाषा के आधार पे उनकी संख्या कितनी है। और इसके लिए संबंधित आर्टिकल आपके कौन से 29 एंड 30 आर्टिकल भी दिए गए हैं। ठीक, लेकिन अल्पसंख्यक की कोई स्पेशल परिभाषा स्पष्ट तौर पे नहीं है। हाँ, बस ये है कि अगर उनकी संख्या कम, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि यहाँ पे अल्पसंख्यक में आपका ये जरूरी नहीं है जो आर्टिकल 29-30 में है कि इसमें बहुसंख्यक शामिल नहीं हो सकते। अगर उनकी भाषा पे कोई प्रश्न चिन्ह है तो उन्हें भी अल्पसंख्यक के दौर पे अपनी भाषा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। ठीक, क्लियर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? अब देखिए बेटा सबसे आसान क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण कब है? जब पृथ्वी के बीच, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या फिर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या फिर चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, या फिर सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपकी पृथ्वी आ जाती है। तो कौन सा सही होगा? तो इसका बेटा देखिए इसमें पूछा सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण तब होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। अर्थात क्या होगा? यहाँ पे आपका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा, तब कहा जाता है कि सूर्य को ग्रहण लग गया। ठीक, ये आपका हो जाएगा। क्लियर। आपको यहाँ पे इतना याद रखना। और ये कब होता है? तो ये अमावस्या के दिन होता है सामान्यतः। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? ज्वालामुखी है, भूकंप है, वनों की कटाई है, हिमनद है? तो मृदा अपरदन की अगर बात करते हैं सबसे अधिक कारण कौन सा है? तो ये वनों की कटाई को शामिल किया जाता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? सरकारी सेवाएं, घरेलू सेवाएं, गृहिणी द्वारा औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन। तो बेटा इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता? देखिए वही पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय में हम किसको शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो घरेलू सेवाएं हैं, जो गृहिणियों के द्वारा किया जाता है, वो कभी भी आपकी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। हाँ, इसके शामिल करने की बातें हो रही हैं, लेकिन इसे अभी शामिल नहीं किया जाता। मतलब एक जो घर में हाउसवाइफ होती है उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होता। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, या फिर बेरी हो जाता है? तो बेटा यहाँ पे जो अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो यहाँ पे आपका रिकेट्स रोग हो जाता है। मतलब हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। और इसके लिए क्या है? कैल्शियम और विटामिन D3
जो है आपको दिया जाता है, मतलब विटामिन डी आपको और कैल्शियम दोनों की जो है दिया जाता है। खास तौर पे आप सभी जानते हैं कि सुबह के टाइम अगर धूप में बैठते हैं तो वैसे भी आपको विटामिन डी मिलती ही रहती, लेकिन कैल्शियम की भी पूर्ति आवश्यक हो जाती है। तो यहाँ पे आप इसे याद रखिएगा। अब हम बात कर ले रहे हैं अपने उस प्रश्न की जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, श्रीहरिकोटा में, बेंगलोर में, तिरुवनंतपुरम में। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसरो का भैया मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हम लोग अब देख ले रहे हैं जो कल हम लोगों ने प्रश्न पूछा था उसका सही उत्तर क्या है। हमने पूछा था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बेटा सामान्य सी स्थित जानकारी है ये, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, लंदन। आप सभी लोगों में से ज्यादातर लोग क्या करेंगे, जिनेवा या लंदन को टिक करेंगे या न्यूयॉर्क को टिक करेंगे, लेकिन इसका सही आंसर फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस में इसका यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये कोई आंसर इसका राइट हो जाएगा। हम आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो को पब्लिक करें आपको ये वीडियो मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।